नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है। यानी व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं और व्यक्तियों के कितने प्रकार होते हैं। किसी का अगर हमें पर्सनालिटी पहचानना है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। अगर हम अपने परिवार में रहते हैं, हम किसी समाज में रहते हैं, या हम किसी कार्यालय में रहते हैं, या हम कहीं पे जॉब करते हैं, या हम अपने समाज के लोगों को पहचानना चाहते हैं कि ये इंसान कैसा है। अगर हम एक इंटरव्यूअर हैं तो हमारा जो हम जिसका सिलेक्शन करेंगे, जो इंटरव्यूअर होगा और जो इंटरव्यू लेने वाला होगा, वो उसको कैसे पहचानेगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो हम लोग समझते हैं, शरीर का स्ट्रक्चर, और यही बहुत पहले से चला आ रहा है कि इंसान का शरीर कैसा है। अगर इंसान का शरीर ऐसा है तो किस टाइप का व्यक्तित्व होगा और वो कैसा काम करेगा, यानी कि कैसा होगा। और इस हिसाब से हम अपने बच्चों को डेवलप कर सकते हैं। जिस करियर में भेजना चाहते हैं या जिस करियर में वो जाएगा, तो उसके व्यक्तित्व को पहचान करके हम उसको उसी टाइप के व्यक्तित्व में ही लगाएंगे, उसी टाइप के काम में ही लगाएंगे। सबसे पहला है शरीर की संरचना के आधार पे। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है लंब का, यानी कि इंसान क्या होगा, उसमें लंबा होगा, उसकी लंबाई ज़्यादा होगी और वो दुबला पतला होगा। अब जाहिर सी बात है कि किसी की लंबाई अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो दुबला पतला इंसान ही होगा, क्योंकि जो खाएगा वो उसके पूरे बॉडी में लगता हुआ चला जाएगा और उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब ये पैदाइशी होता है किसी की लंबाई, ये जेनेटिकली होता है कि इंसान सबसे ज़्यादा लंबा कैसे होगा। उसमें क्या होंगे, वो किसी से मित्रता ज़्यादा नहीं करेगा, मित्रता वाला भाव नहीं करेगा, उसका ऐसा व्यवहार ही होगा कि ज़्यादा मित्रता नहीं बनाएगा। और जो उसके पास क्रोध होगा, क्रोधित तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो अपने क्रोध को इतना ईजी में प्रकट नहीं कर पाएगा। प्रकट क्यों नहीं कर पाएगा? जब वो अपना मित्र ही नहीं बनाएगा, अपना दोस्त ही नहीं बना पाएगा, तो वो अपने जो क्रोध है अंदर का, वो किसके साथ प्रकट करेगा? वो करेगा तो बहुत विचित्र तरीके से करेगा। इसीलिए अक्सर प्रायः सेना में जो जवानों की भर्ती की जाती है वो लंबे लंबे लोगों की जाती है। उसकी वजह ये होती है, तो किसी से मित्रता नहीं करते, प्रोफेशनल रहते हैं, और दूसरी चीज़ वो गुस्सैल किस्म के होते हैं, लेकिन अपनी गुस्सा ऐसी जगह पे व्यक्त करते हैं जहाँ पे वो दूसरों को आसानी से गोली चला सके, मार सके। तो ये लंबे व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है शेड्यूल का है, यानी कि उनका बॉडी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम क्वालिटी के होते हैं। वो लोग हेल्दी रहते हैं, मतलब देखने में भी सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। लेकिन ये लोग सामान्य व्यक्तित्व के लोग होते हैं। इनका व्यक्तित्व ना बहुत ज़्यादा होता है और ना बहुत ज़्यादा कम होता है। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है पिकनिक, यानी कि गोल काय। वो गोल मटोल होते हैं, उनकी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है, इसीलिए देखने में गोल मटोल होते हैं। और ये लोग झूले की तरह होते हैं। ये सही चीज़ों में और गलत चीज़ों में ये हमेशा झूलते रहते हैं। ये कभी दुख में रहते हैं तो कभी सुख में रहते हैं, कभी एक्साइट हो जाते हैं तो कभी नॉन एक्साइट हो जाते हैं। इनमें एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है और ये क्षणिक होता है। और कभी कभी इनमें क्या होता है कि ये कभी कभी सक्रिय हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, और कभी कभी निष्क्रिय हो जाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच में इनका आवागमन चालू रहेगा। तो ये हो गया अपना बॉडी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, लंबाई चौड़ाई, मतलब शरीर की कैसी है। ये 3 टाइप के हैं। अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सोशलिज्म के हिसाब से इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सोशल के हिसाब से व्यक्तित्व कैसा होगा, इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। ये लोग संकोची किस्म के इंसान होते हैं, ये अपनी हर चीज़ें व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब इसका रीज़न कोई भी हो कि इंसान संकोची कैसे बन जाता है, इस चीज़ का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, लेकिन ये लोग संकोची हो जाते हैं। दूसरा, ये लज्जाशील होते हैं, इनको हर चीज़ में शर्म आती है। नॉर्मल सी बात रहेगी तो भी इनको शर्म आती रहेगी। एकांत प्रिय होते हैं ये लोग, यानी एकांत में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा मेल जोल करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा चीज़ है मितभाषी होते हैं, खुद बोलते हैं, खुद समझते हैं, और अपनी भाषा को ही ये लोग सब कुछ मानते हैं, क्योंकि जब किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो कैसे किसी को पहचान पाएंगे। अगली चीज़ होती है घबराने वाले लोग होते हैं, ये घबरा जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में इनको ज़्यादा घबराहट होती है, इनको ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप पे ही ध्यान देते हैं, दूसरों पे ध्यान नहीं देते हैं। अगले को इनके क्या लक्षण होते हैं, या आत्मचिंतक होते हैं और असामाजिक होते हैं। इनका समाज से कोई लेना देना नहीं रहता, ये अपने बारे में सोचते हैं,
ये कोई बात कहने में डरते हैं, तो ये हो गया इंट्रोवर्ट। अगली जो कैटेगरी आती है सामाजिक व्यू के हिसाब से, सामाजिक व्यू पॉइंट के हिसाब से, वो होती है एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाहरमुखी। अब बाहरमुखी लोग कैसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार जो होता है व्यवहारिक होते हैं, और ये कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको ज़्यादा किसी बात की टेंशन नहीं होती है। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये सामाजिक होते हैं, ये लोगों से मिलना जुलना ऐसी प्रकृति इनकी होती है। तो ऐसे लोगों को एक्सट्रावर्ट कैटेगरी में रखा जाता है। ये आशावादी होते हैं, साहसिक भी होते हैं, कितना भी मुश्किल काम हो ये लग जाते हैं और ये कहते हैं कि हो ही जाएगा। दूसरी चीज़ इनमें क्या होती है, अध्ययनशील होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं, साहसिक होते हैं, आक्रामक होते हैं और लोकप्रिय होते हैं। जब दूसरों के लिए सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर हम दूसरों के लिए सोचेंगे तो हम लोकप्रिय हो जाएंगे, अगर हम अपने लिए सोचेंगे तो हम कभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे। तो ये लक्षण इनमें होते हैं, यानी ये जो कैटेगरी हुई, ये जो लक्षण हुए ये एक्सट्रोवर्ट के हुए। अगला जो होता है वो होता है उभयमुखी यानी कि एम्बीवर्ट। इसमें सारे लक्षण होते हैं, यानी कि इनमें अंतर्मुखी वाले लक्षण भी होते हैं और बाहरमुखी वाले लक्षण होते हैं, और इस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग जब जहाँ ज़रूरत होती है उस लक्षण का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ आराम से डेवलप की जा सकती है। अगर हमारे लिए लोग अच्छे नहीं हैं तो हमको एकांत प्रिय रहना अच्छा है। अगर किसी को ज़रूरत है तो हमको उनके साथ लग के उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरों के बारे में भी जितना सोचना ज़रूरी है उतना ज़्यादा अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है। जब हम ही कुछ नहीं होंगे तो दूसरे के लिए हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तीसरा वाला जो कैटेगरी है सामाजिक व्यू पॉइंट के हिसाब से अपने बारे में भी सोचना है और औरों के बारे में सोचना है, ये व्यक्तित्व की सबसे अच्छी कैटेगरी है। तो जो अपने बच्चे हैं और अपने लोग हैं और खुद अपने आप की भी जो व्यक्तित्व है उसको बदला जा सकता है, धीरे धीरे उनमें चेंजिंग लाई जा सकती है। ये क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये स्थिर प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा बन गया तो आगे चल के मेरा व्यक्तित्व ऐसा रहेगा, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उनमें चेंजिंग आएगी, उनमें बदलाव आएगा। अगला जो मूल्यों के हिसाब से देखते हैं, अब अगर किसी का कोई व्यक्तित्व है अगर उससे कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, उसी को बोलते हैं वैल्यू। तो जो व्यक्तित्व में वैल्यू होती है वो कैसे कैसे लोग होते हैं और उनको ऐसे लोगों को कैसे कैसे, और ये डेवलप होने के बाद में ही मेनली आता है, लेकिन ये अंदर ही अवेलेबल होता है हमारी अंतरात्मा में। हमारी इंटरनल ऐसी कैपेसिटी होती है जिसको निकालने के बाद में लोग ऐसा बन जाते हैं। और ये पहले से बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ट भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर बाहर से भी आ जाती हैं। अब इसके हिसाब से वैल्यूज़ के हिसाब से बहुत सारे लोग सैद्धांतिक होते हैं, यानी कि ये लोग थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरेटिकल पर्सनालिटी के होते हैं। ये ज्ञान की पिपासा रखते हैं, इनको जानने की बहुत इच्छा रहती है, हमें और ज़्यादा सीखना है, हमें और ज़्यादा पढ़ना है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं वो तो जानते हैं, ये अदर चीज़ों के बारे में भी सीखना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति थ्योरेटिकल होते हैं, ये कई सारे सिद्धांतों को जानते हैं और ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों को और विद्वानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो स्कॉलर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि इनको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, जो लोग ज्ञानी हैं उन्हीं लोगों से इनको ज्ञान मिलेगा। अगली जो कैटेगरी आती है ये अपने वैल्यूज़ के बेस पे, वो है इकोनॉमिक। बहुत ज़्यादा लोगों का व्यक्तित्व जो होता है वो इकोनॉमिक किस्म के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन, ऐश्वर्य, संपदा और भौतिक सुख के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। इनको इच्छा रहती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे रहें, हमारे साथ बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे अगर तो हम सब कुछ हो जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं होता, अगर किसी के पास में अगर बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे और वो समाज के साथ नहीं जुड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा। बशर्ते बात होती है कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगली चीज़ आती है कि धार्मिक, यानी कि जो उनकी पर्सनालिटी होती है वो रिलीजियस होती है, धार्मिक होती है, और वो किसी न किसी धर्म के पास साथ में इजली जुड़ जाते हैं और उसको समझ लेते हैं और उन धर्मों के हिसाब से वो लोग चलना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। अगली जो पर्सनालिटी होती है वो राजनीतिक होती है, यानी कि पॉलिटिकल होती है, और ये वैल्यू बेस है, यानी जो पर्सनालिटी है उनसे समाज को कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ये लोग राजनीतिक होते हैं। राजनीतिक में क्या होता है, इनकी जो विचारधारा होती है ये राजनीतिक होती है और किसी न किसी पार्टी के साथ में, बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है और अदर पार्टियाँ भी हो सकती है, जहाँ इनको स्कोप मिलता है उसी में अपना करियर ये लोग बना लेते हैं और इनका ऐसा नेचर होता है, यानी कि ऐसा व्यक्तित्व होता है। दूसरी चीज़ होती है सोशल, ये वैल्यू के बेस पे बता रहे हैं, मूल्यों के बेस में। अब सोशल है किसी का व्यक्तित्व
तो कैसा होगा। अब समाज किसी को क्यों एक्सेप्ट करेगा। अगर वो इंसान क्या होता है, दयालु होता है, यानी अगर किसी पे दया करने की ज़रूरत है तो उस पर दया करते हैं। ये लोग सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। ये लोग त्यागी होते हैं, यानी त्याग की भावना होती है, अपना सब कुछ छोड़ के दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। परोपकारी होते हैं, समाज सेवा में इनका मन लगता है। और ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को इनके घर वाले बोलते हैं कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, लेकिन इनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है। और इसमें भी ये लोग अपना सामाजिक कार्यों में अपना करियर बना सकते हैं और उससे धन भी अर्जित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको इसमें जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, जिनको नहीं जाना चाहिए वो इंसान चला जाता है। अगला आता है कलात्मक, यानी कि एस्थेटिक। अब हमारे यहाँ जो बीए का कोर्स जो लोग करते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो लोग मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं होते, वो कला का कोर्स ले लेते हैं। उनको दिलवा भी दिया जाता है कि हिंदी में वो सब्जेक्ट रहेगा, समाजशास्त्र हो या कुछ भी हो, वो आराम से पढ़ लेंगे और इस कला को समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जिनको चित्रकारी करने में, एक्टिंग करने में, जिनको काव्य में, नृत्य में, चित्रकला में इनको बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और ये अगर अपना कैरियर इस फील्ड में बनाते हैं तो ये बहुत आगे तक चले जाते हैं। जो ये कलाकार हैं, जो गायक हैं, जो नृत्य करने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं कला छुपी हुई है। उनकी पर्सनालिटी जो है वो एक्टर के लिए ही है, तभी वो एक अच्छे एक्टर बन पाते हैं। तो ये व्यक्तित्व होता है और ये इनमें ये सारे गुण होते हैं। अब जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भारतीय दर्शन है, उसके हिसाब से हम जानते हैं कि वो क्या कहता है कि व्यक्तित्व कितने टाइप के होते हैं। अब भारतीय दर्शन में एक बहुत ही प्रसिद्ध अपनी भारतीय दर्शन की बुक है, वो है श्रीमद् भागवत गीता। और गीता के अध्याय नंबर 14 में श्लोक नंबर 9 में व्यक्ति कितने टाइप के व्यक्ति होते हैं और उनके गुणों के आधार पर व्यक्तियों का डिवाइड किया गया है और उसी श्लोक में बताया गया है। और गीता की जो पुस्तक है अभी मेरे हाथ में है, और यहाँ पे श्लोक नंबर 9 में, अध्याय 14 के श्लोक नंबर 9 में ये लिखा गया है। मेरी संस्कृत उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ। सत्तम सुखे सज्जयत रजा, कर्मणे भारता, ज्ञानार्थम तुमतमा, प्रमादे सज्जयत युता। इसका मतलब ये है कि सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगता है। यानी 3 किस्म के व्यक्ति होते हैं, ऐसा गीता के अध्याय 14 में श्लोक नंबर 9 में लिखा गया है कि जो व्यक्ति होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है सात्विक। ऐसे इंसान सत्य गुण वाले होते हैं, सात्विक गुण वाले होते हैं। ये ज्ञानी होते हैं, ये शांत होते हैं, ये निर्मल होते हैं, ये धार्मिक होते हैं और इनमें ऐसी बहुत सारी सौम्य भावनाएं होती हैं जो सद्गुण वाले इंसान होते हैं। ऐसा हमारा भारतीय दर्शन बोलता है, हमारी गीता बोलती है। और जो राजसी होते हैं, ऐसे लोगों में राजाओं की प्रवृत्ति होती है, राजगुण वाली अधिकता होती है। ये राजसी माहौल में रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई राजा हो तभी ऐसा होगा, ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, ऐसे पर्सनालिटी के लोग होते हैं और ये आसानी से राजा बन भी सकते हैं। इनमें क्या होता है, ये साहसी होते हैं। अब कोई राजा अगर साहसी नहीं होगा, निर्बल होगा, दुर्लभ होगा तो कोई राजा बन पाएगा। तो अगर राजा बनना है तो हमें साहस पैदा करना होगा। और दूसरी चीज़ इनमें क्या होता है, ये वीर होते हैं। वीरता भी पैदा करनी होगी तभी आप राजा बन पाएंगे। दूसरी चीज़ इनमें क्या होती है, ये दबंग होते हैं। और जो कामना होती है वह आसक्ति की प्रवृत्ति से ये लोग युक्त होते हैं। ये राजा के लक्षण होते हैं। और ये राजसी योग होता है इनके पास में, ये व्यक्तित्व होता है इनके पास में और ये गुण होते हैं, ऐसा गीता में कहा गया है। तीसरा क्या होता है, तामसी नेचर के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो तम गुण जो होता है, जो बेकार के गुण होते हैं, उनकी अधिकता होती है। और पीछे हमने सिद्धांतों में समझा था, इदम वाली जो भावना होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और उसमें झगड़ा होने की प्रवृत्ति होगी। यानी ये जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और समाज के लिए अच्छा है या नहीं है उससे इनको कोई मतलब नहीं होता। तो ये तामसी गुण होता है इनके पास में। और ये प्रमादी, आलसी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बस जब तक इनकी ज़रूरत है तब तक ये कुछ करेंगे और जब इनको कुछ ज़रूरत नहीं है तो ये आराम से बैठ जाएंगे और अगले पल का इंतज़ार करेंगे कि जब हमको भूख लगेगी तभी हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। XYZ जो भी इनको ज़रूरत है उस टाइप के लोग होते हैं ये लोग। दूसरे, इनमें लड़ाई झगड़ा करने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। तो हमारे बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इससे इनको निकाला जा सकता है कैसे, इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके। और ये कोई बहुत बड़ी जादूगरी नहीं है, इसको हम आराम से धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे बड़े लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं समाज में, क्या चीज़ें बुरी हैं, और हमारे बच्चे के लिए और हमारे खुद के लिए
क्या चीज़ें हमें नुकसान करेंगी और क्या चीज़ें फ़ायदा करेंगी। अगर कोई इंसान चोरी करता है तो उसको पक्का पता है कि किसी न किसी दिन मैं पकड़ा ज़रूर जाऊँगा। कोई आदमी अगर मर्डर करता है तो उसको पता होता है कि किसी न किसी दिन मैं फँस जाऊँगा और गलत काम में जा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम तक उसको वो चीज़ें फ़ायदा देती हैं। बाद में जब वो फँस जाता है तो उसका पतन होता हुआ चला जाता है। तो ऐसे रास्ते पे बिल्कुल मत जाने दें। अपने बच्चों को उनको अच्छे गुण उनमें डालें और तभी उनके अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा। आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि समाज के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। मतलब अच्छा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। अब कोई व्यक्तित्व किस चीज़ के लिए अच्छा है और कोई व्यक्तित्व किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं। जैसे क्रोध करना गलत बात है, लेकिन अगर क्रोध की भावना अगर अंदर नहीं रहेंगी तो बहुत सारे लोग लिपट के हमको लपेट देंगे और मार देंगे और हमारे जीवन को ही ख़त्म कर देंगे। तो क्रोध की भावना भी होना ज़रूरी है। पता चला कोई मारता जा रहा है, कोई काटता जा रहा है और हम सहते हुए चले जा रहे हैं। तो हमें क्रोध भी होना ज़रूरी है, लेकिन क्रोध की जो बहुत ज़्यादा अधिकता होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो हम कुछ पॉइंट का जिक्र करते हैं कि कैसे लक्षण हमारे व्यक्तित्व के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे पहले आते हैं फिजिकल ट्रेट में, यानी कि हमारी बॉडी अपीयरेंस, हमारा शरीर कैसा है। शरीर की बनावट हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, ये हमारी जेनेटिकल होती है और जिस इन्वायरमेंट में हम पले बड़े होते हैं वैसे टाइप के हम लोग बन जाते हैं। हमको कैसे शिक्षा दी गई है, हमारे पास कैसा माइंड अवेलेबल था और हम गोरे हैं कि हम काले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई इंसान काला है तो कुछ नहीं कर पाएगा। कृष्ण भी तो काले थे, राम भी तो काले थे और बहुत सारे लोग काले लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। एक अच्छे आईएएस भी बनते हैं, वो राजा भी बनते हैं और बहुत सारे समाज में अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये व्यक्तित्व का एक अपीयरेंस का ट्रेट होता है, ऐसा माना जाता है। दिखने में अगर सुंदर लग रहा है तो आकर्षक करेगा। अब हमें किसी को अगर नौकरी देनी है और हमें फ्रंट में उसको बिठाना है तो वहाँ पे कई टाइप के लोग आते हैं। किसी लोगों को सुंदरता ही अच्छी लगती है तो सुंदरता वाले लोग को बिठा देंगे तो लोग ज़्यादा आकर्षक हो जाएंगे, तो वहाँ पे ये वाला फैक्टर फ़ायदा करता है। लेकिन अगर कोई चीज़ इंटरनल जॉब है और कहीं पे हमें इंटरनल फैक्टर को देखने की ज़रूरत है, वैसे बहुत कम लोग इंटरनल फैक्टर को देख पाते हैं और इंटरनल फैक्टर को देखते हुए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और ये बाहरी व्यक्तित्व होता है जो हमारी सुंदरता होती है। किसी की बाड़ी बहुत अच्छी है तो बाड़ी तो हम खुद बनाते हैं, हम किसके साथ हमें कैसे बात करना है, किसके साथ हमें कैसा बोलना है, ये तो हम खुद तय करते हैं। हम खराब बोल रहे हैं तो हम अच्छा बोल सकते हैं, हमारी बाणी मधुर हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमारी आवाज़ बहुत अच्छी हो। मैं गाना नहीं गा सकता, अगर कुमार सानू की तरह गाना नहीं गा सकता, मैं लता मंगेशकर की तरह गाना नहीं गा सकता क्योंकि मेरा गला उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम अच्छी बातों से अच्छी बातें करके अपने सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब किसी के पास आवाज़ नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसका भी व्यक्तित्व है और बिना आवाज़ के लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके पास इंटरनल व्यक्तित्व होता है और ये सारे एक्सटर्नल व्यक्तित्व के लक्षण हैं। दूसरा होता है मानसिक गुण। मानसिक गुण यानी कि अच्छा, अब उच्च स्तरीय बुद्धि वाले लोग, जायज़ सी बात है कि उनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर किसी का मानते हैं, मैं किसी की जो माइंड कैपेसिटी है 140 से अबव है, जो आईक्यू लेवल है 140 से अबव है, मेरा मान लीजिए मैं एक मूर्ख किस्म का इंसान हूँ, मेरा 90 है, वो किसी पेज को पढ़ के एक बार में समझ लेगा तो मैं 20 बार में पढ़ के समझ जाऊँगा। करत करत अभ्यास से सिल पे पड़त निशान, रस्सी आवत जात से जड़ मत हो सुजान। कई बार अगर हम ट्राई कर लेंगे तो उस चीज़ को सीख जाएंगे, क्योंकि अभ्यास से ही चीज़ें आती हैं। सृजनशीलता इनमें होती है, मतलब ये एक लक्षण है कि ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग अगर मिल जाएं तो हमारे समाज को, हमारे देश को इनको फीडिंग अच्छी देनी चाहिए, जिससे एक अच्छा काम करेंगे और फिर हमारे लिए भी अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा करेंगे। जो ये लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, हमारे बच्चे ने नहीं बनाया है, हमारे परिवार ने नहीं बनाया, लेकिन किसी ने बना दिया, हमारे काम में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये लोग देश के लिए और समाज के लिए ख़तरनाक होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्वामी विवेकानंद को ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जब अपनी स्कूलिंग लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे और बाद में उन्हें एक छोटी सी जॉब की ज़रूरत थी जो वो अपना परिवार चला सकते थे, किसी ने नहीं उनको जॉब दे दिया और दर दर भटकते रहे। उन्होंने खुद मैंने पढ़ा है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा है, किसी ने जॉब नहीं दिया। बाद में सब बोलने लगे स्वामी विवेकानंद बहुत महान थे, बहुत महान थे। क्या हो गए महान थे, जब वो बेचारे नहीं रह गए, चले गए और जब विदेशों में जाके कुछ बोल दिए और वो लोग बोल दिए कि स्वामी जी बहुत बुद्धिमान है, तब हमारे भारत के लोग भी बोल दिए कि वो स्वामी जी बहुत बुद्धिमान है। तो ऐसे लोगों की हमें पहचान करने की ज़रूरत है, उनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो तो बेचारे पीछे छूट ही जाएंगे और हम लोग भी पीछे छूट जाएंगे। सामाजिक ट्रेड्स जो है वो क्या है, इमोशनल ट्रेड्स। ऐसे में कैसे अगर ट्रेड्स हैं तो व्यक्तित्व के लिए
एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे रहते हैं। जैसे कि आकांक्षा, अगर किसी इंसान में उच्च आकांक्षा है, मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें पाने की आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा भी बोलते हैं कई बार कि मेरी ये महत्वाकांक्षा है। बहुत सारे लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत सारा गलत गलत काम कर देते हैं। तो महत्वाकांक्षा वाले लोग यानी ऐसे लोग जो टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर लेते हैं। और जो लोग बिना लक्ष्य विहीन रहते हैं, वो लोग अच्छा नहीं कर पाते। उद्देश्यपूर्ण होते हैं, पर्पज़ होता है इनको लाइफ का कि कुछ तो मतलब है, हमें कुछ तो करना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते, कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं हैं। अगली चीज़ क्या होती है? उत्तम समायोजन, यानी समाज के साथ में ये घुल मिल जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बड़े लोगों को देखा है, मध्यम वर्गीय परिवार लोगों को देखा है। मैं खुद गरीब था और गरीबी में रहा भी हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे गरीब लोग बैठे हैं तो चेयर पे सामने बैठ जाएंगे, लेकिन जो समायोजित होने वाले लोग होते हैं, अभी ये इलेक्शन का ड्यूरेशन था, इसमें बहुत सारे लोग नौटंकी कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। जहाँ जैसे लोग हैं वहाँ उनके माहौल में वैसे ढल जाइए, तो उनसे कुछ सीख भी पाएंगे और उनको कुछ दे भी पाएंगे। तो यही होता है समायोजन, यानी कि उनमें समाहित होने की भावना। मोरल ट्रेड, अब करेक्टर बहुत ज़रूरी है, चारित्र बहुत ज़रूरी है। और हम जब हमारे बच्चे स्कूल में होते हैं और हम लोग स्कूल में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो वहाँ करेक्टर बहुत मायने रखता है, यानी कि चरित्र बहुत मायने रखता है। और वहाँ हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक नैतिक चरित्र की बात होती है। इनमें दृढ़ संकल्प होता है कि जो सही है हम वही करेंगे, परिस्थिति कैसी भी हो। एक कई बार क्या होता है, परिस्थिति खराब हो जाती है। अब कई बार ऐसा भी नहीं करना है कि मॉरलिटी के चक्कर में कि किसी का मर्डर करना गलत है, पता चला हमारे परिवार पे कोई खतरा है तो हम उसको मार नहीं रहे हैं, ये तो मतलब अनैतिक हो जाएगा। तो हमें नैतिकता को पहचानने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या चीज़ कितनी नैतिक है और कहाँ क्या चीज़ कितनी अनैतिक है। तो ये सब सारी चीज़ें अच्छे चरित्र की पहचान होती है। हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, और हमारे अंदर अगर कुछ अनैतिक चीज़ें हैं तो हम उनको छोड़ सकते हैं और अच्छी चीज़ों को गेन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगली टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक होगी कि फैक्टर वो कौन से फैक्टर होते हैं जो पर्सनालिटी को अच्छा बना देते हैं और पर्सनालिटी को ख़राब कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।